गरीब ससुराल में रोटी एक, खाने वाले 16 लोग। जेठानी जी, इस रोटी में हम किस किस को खिलाएंगे? हमारे गरीब ससुराल में कुल मिलाकर 16 सदस्य हैं। इतने लोगों को एक रोटी में पेट भरवा पाना असंभव है। अनीता, हम दोनों इस परिवार की गृहिणी हैं। पहले हमें अपने मन में संतोष रखना होगा, पर मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। पुराने से खांचे वाले मकान में गरीब शंकर प्रसाद का पूरा परिवार, दोनों बेटा बेटी, पोते पोती, बुजुर्ग दादिया सास और बेटी, सब खाने की प्रतीक्षा में बैठे। रसोड़ी में मिट्टी के चूल्हे से चिमनी की तरह धुआं धुआं मचा हुआ है। तवे पर केवल एक ही रोटी बन रही है। अनीता बहू, सुरेखा बहू, जल्दी से खाना परोस दो। सब जने खाने की प्रतीक्षा में बैठे हैं। बच्चे भूखे सो जाएंगे तब खाना लगाओगी क्या? जी बस लाई माँ जी। झिझक के साथ सुरेखा थाली में एक रोटी और नमक परोसती है। पूरा परिवार असंतोष के भाव से एक दूसरे की सूरत देखने लगते हैं। तभी डबडबाई आंखों से शंकर प्रसाद कहते हैं, अरे बहुआ, जाओ ये रोटी अम्मा को दे दो, वो खा लेंगे। ये लो अम्मा, तुम खा लो, मेरा पेट भरा हुआ है। ससुर शंकर प्रसाद अपने आगे पड़ोसी थाली बुजुर्ग दादी सास की तरफ खिसका देते हैं। नहीं नहीं, ये रोटी मैं नहीं खा सकती। राकेश और मनोज सारा दिन कड़ी मेहनत करके आए हैं, उन्हें ज्यादा भूख लगी होगी। मुझ बुढ़िया का क्या है, आज सांस चल रही है, कल मेरा शरीर मिट्टी हो जाना है। लेकिन इन दोनों के आगे सारा जीवन पड़ा है, ऊपर से मेहनत भी करनी है। शरीर में ढंग से खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे मेहनत मजदूरी करेंगे। राकेश, मनोज, लो ये रोटी तुम खा लो। वो क्या है ना, मैंने तो दोपहर में जो रोटी खाई थी अभी तक वही हजम नहीं हुआ, पेट भरा सा लग रहा है। फिर बूढ़ी दादी सास दोनों के आगे रोटी बढ़ा देती है। दोनों के चेहरे पर भूख तो साफ झलक रही थी। तभी 3 बच्चे सोनाली, नेहा और नंदू थाली की उस एक रोटी को कई टुकड़ों में बांट देते हैं। चलिए दादाजी, दादी माँ, बड़ी दादी, पिताजी, चाचा, बुआ, मम्मी, ताई जी, देखिए मैंने इस एक रोटी को कितनी सारी रोटी बना दी है। चलिए सब लोग खा लीजिए, इसमें हम सबका पेट भर जाएगा। हमें पता है हम गरीब है ना, इसलिए हमारे घर में एक रोटी बनी है, इसी में हम सब मिलजुल कर खा लेंगे। 5 साल के नादान नंदू को इस कदर गरीबी में संतोष करता देखकर गरीब ससुराल वालों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। सब आंखों से एक एक निवाला उठाकर नमक से खाते हैं। मगर सवाल ये था कि इस परिवार के आगे ऐसी गरीब परिस्थितियां कैसे पैदा हो गई जो 16 लोगों को केवल एक ही रोटी में खाना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। वाह, आज तो दोनों बहू ने बड़ी स्वादिष्ट लौकी की तरकारी बनाई है। मैं तो 5 रोटी खा गया। अरे शंकर बेटा, एक रोटी और ले ले। अरे ओ बड़ी की बहुरिया, अपने ससुर के लिए तवे की एक गर्मा गर्म रोटी तो ले आ। जी लाई दादी जी। सुरेखा दीदी, सबके हिस्से में गिनकर 2 रोटी बच गई हैं। ससुर जी को एक रोटी दे दूंगी तो रोटी कम पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, हम दोनों बहुएं तो अंत में खाती हैं, तो तुम ऐसा करो, मेरे हिस्से की रोटी ससुर जी की थाली में डाल दो। बुढ़ापे का शरीर है, एक तो इस घनघोर गरीबी और तंगी भरे हालातों में हमारे घर में भी कभी कुछ अच्छा खाना भी नहीं बनता और ना माँ जी बाऊ जी के लिए फल फ्रूट आता है जिससे उनके शरीर में ताकत मिले। अब अगर रूखा सूखा खाना भी पेट भरकर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अनीता एक की बजाय 2 रोटी ले जाकर ससुर की थाली में डाल देती है। ससुर जी, रोटी लीजिए। अरे बहुओं, तुम लोगों के खाने के लिए रोटी है ना, तो ही देना, वरना रहने देना। जी बाबूजी, हमारे खाने के लिए रोटी है, आप चिंता मत कीजिए। माँ जी, पूजा, आप दोनों को भी परोस दो। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। नंदू, नेहा, सोनाली, बच्चों, तुम तीनों के लिए खाना ला दो। मम्मी मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है? रोटी और लौकी बनाई है नंदू। लौकी रोटी का नाम सुनकर नन्हा सा नंदू मुंह लटका लेता है। क्या माँ फिर से वही सूखी रोटी और गंदी सी लौकी बना देती हो? पता नहीं हमारे मचान पर लौकी क्यों उगती है। मैं डेली डेली ये पानी वाली दाल और ये लौकी खाकर बोर हो चुका हूँ। हाँ चाची, हमसे ये सूखी रोटी नहीं खाई जाती। पता है हमारे अड़ोसी पड़ोसी सबके घरों में कितनी बढ़िया शाही पनीर, कढ़ाई पनीर जैसी शानदार सब्जी बनती है और वो लोग रोटी भी घी लगाकर खाते, और हम गरीब भाई बहनों को तो ये सूखी रोटी खानी पड़ती है। ये हमारे हलक से नीचे भी नहीं उतरती है। हमको भी घी लगाकर रोटी दिया करो। सोनाली की इस बात पर अनीता जवाब देने में असमर्थ हो जाती है। तभी सास रेवती बच्चों को फुसलाती है।
बच्चों, पता है ज्यादा घी मक्खन वाला खाना नहीं खाना चाहिए। इंसान को सादा खाना खाना चाहिए और हरी सब्जी दाल खाने से शरीर में ताकत आती है। ये सुनकर नेहा चिढ़कर बोलती है। झूठ 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 दादी माँ, आप हमें बुद्धू बनाती हो। सच तो ये है, ये बहुत ज्यादा गरीब घर है। छोटी सी नेहा की बातों में शंकर प्रसाद के परिवार में मौजूद अथाह गरीबी साफ झलक रही थी। सास ससुर सहित 2 बेटे 1 बेटी, 2 बहुएं, उनके 3-4 बच्चे, दादिया सास और छोटे बेटों, चाचा चाची, कुल मिलाकर 16 जने थे। अगर इतने बड़े परिवार का पेट भरवाने की जिम्मेदारी राकेश और मनोज पर थी, जिस घर में कमाने वाले केवल 2 और खाने वाले 16 लोग हों, तो सबका पेट भरवाना कठिन होता है। और गरीब के परिवारों में इन्हीं तंगी भरे हालातों के चलते क्लेश का मंजर छाया रहता है। वो तो अनीता और सुरेखा दोनों गरीब बहुएं अपने पतियों की अल्प दिहाड़ी में भी सबका पेट भरवा पाती थी, और कभी कभी तो अंत में उन दोनों के खाने के लिए रोटी का एक निवाला भी नहीं बचता। दोनों पानी पीकर भी पेट भर लिया करती थी। जेठानी जी, सब लोगों ने खाना खा लिया? चलिए हम दोनों भी खा लेते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अनीता, सब्जी तो सारी खत्म हो चुकी है। खैर तुम परात में से रोटी निकालो, मैं अचार निकालती हूँ, अचार से छुआ छुआ कर खा लेंगे। सुरेखा बरनी में देखती है कि अचार खत्म हो चुका था। मजबूरी में वह बरनी में लगा मसाला निकालती है, पर अनीता देखती है कि परात में केवल एक पापड़ जितनी पतली रोटी है, जिसे देखकर वो मुंह सुखा लेती है। हे भगवान, आज भी हम दोनों गरीब बहू को केवल एक ही रोटी नसीब हुई है। हमारे भाग्य में तो जैसे रोजाना आधा पेट खाना लिखा रहता है। पता नहीं हमारे ससुराल में इतनी घनघोर गरीबी क्यों है। सही ढंग से भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। कल के लिए तो कनस्तर में जरा सा भी आटा नहीं है। चिंता मत करो, कल तो राशन मिलने का दिन है ना। सुबह सुबह राशन दफ्तर चलकर गेहूं ले आएंगे और चावल के बदले भी गेहूं ही खरीद लेंगे। ससुराल की गरीब परिस्थितियों के चलते दोनों आधा पेट खाकर सो जाती हैं और सवेरे सवेरे बोरे लेके राशन दफ्तर जाती हैं। भाई साहब, आज तो राशन बंटने का दिन है ना, फिर राशन नहीं मिलेगा क्या? अरे नहीं बहन जी, अब राशन 5 फरवरी वोट पड़ने के बाद मिलेगा। तब तक के लिए राशन मिल बंद है। यह सुनकर दोनों बहु चिंता में घर लौटने लगती हैं। अभी तो वोट आने में बिना राशन पानी के हम क्या पकाएंगी और सबको क्या खिलाएंगी? वही तो अनीता, ये तो कंगाली में आटा गीला होने वाली हालत हो गई है। खैर चलो। दोनों घर लौट आती हैं। दोनों के पति काम पर निकल रहे थे। राकेश जी, थोड़े पैसे दे जाइए, घर में राशन भी नहीं है और वोट के दिन तक राशन मिल भी बंद है, तो लाला के यहाँ से आटा ले आते हैं। राकेश जेब टटोलता है, उसके पास केवल 50 रुपए पड़े थे। फिलहाल तो बस यही आखिरी 50 का नोट है। लाला के यहाँ से आटा ले आना और हिसाब किताब से बनाना, क्योंकि अभी हम दोनों भाइयों के पास काम धाम भी नहीं है और लाला उधारी में राशन भी नहीं देता है। जी अच्छा। सुरेखा 50 रुपए लेके लाला के पास आती है, जहां 40 रुपए किलो आटे का रेट सुनकर चौंक जाती है। क्या कहा? 40 रुपए किलो? इतना महंगा रेट का आटा थोड़ी है लाला जी। अरे शक्ति भोग आटा है सुरेखा, एक बार इसकी रोटी खाकर देखना, एकदम मुलायम मैदे की तरह उजली रोटी बनती है। ले जाओ भाई। ठीक है, 1 किलो आटा और 10 रुपए की दाल दे दीजिए। घर लौटकर सुरेखा आटा रख देती है, लेकिन अनीता पलथन के लिए थोड़ा आटा निकाल कर सारा आटा गूंथ देती है। उस दिन तो पूरा परिवार भरपेट खाता है, लेकिन अगले दिन सबके खाने के लाले पड़ जाते हैं। अनीता, कल तुमने सारा आटा गूंथ दिया था, डब्बे में केवल 1 ही लोई लायक आटा है। जेठानी जी, आपको तो पता है हमारे ससुराल में 16 जने हैं, 1 किलो आटा भी कम पड़ता है। वो तो शुक्र है कि मैंने रोटी बेलने के लिए थोड़ा सूखा आटा बचा दिया था। कोई नहीं, आज इस 1 रोटी में 16 लोगों को खिलाना पड़ेगा। मजबूरी में सुरेखा उस मुट्ठी भर आटे में लोई बनाकर 1 रोटी तैयार करके ससुराल वालों के सामने परोसती है। जहां पूरा का पूरा परिवार दुख भरी सूरत से 1 रोटी में खा रहे थे, तभी अनीता चुप्पी तोड़कर बोलती है, आखिर कब तक इस तरह हम गरीबी में आधा पेट खाकर रहेंगे? हमारे घर में खाने वाले 16 और कमाने वाले केवल 2 हैं। अगर हम सब व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी कमाएं तो पेट भर कर खा पाएंगे। बहू बिल्कुल उचित बात कर रही है। अब हम औरतों को भी घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ेगा और मेहनत से कमाने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह अब घर के पुरुषों के साथ अब दोनों बहुएं भी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर कपड़े बनाने की फैक्ट्री में काम पर लग जाती हैं, जिससे वो भी महीने की तनख्वाह लाती हैं और अब घर आसानी से चलने लगता है।
जब घर में बहू आ जाएगी ना तब देखूंगी कौन कितनी फरमाइश करता है। अभी तो मुझे इतनी फरमाइश करते रहते हो, तब देखती हूँ कि बहू कितना खाना बनाएगी रसोई में खड़े होकर। अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप अगर मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? देखो, आप हमेशा रसोई में जाने पर कितना गुस्सा करती हो। औरों की माँ कितनी अच्छी है, वो सब कुछ बनाकर खिलाया करती है। मुझे भी अच्छा अच्छा खाना खाने का मन करता है माँ। बेटा तू मेरी औलाद है, अभी तो तेरे लिए बना रही हूँ, नहीं तो तू मेरी औलाद नहीं होता तो मैं रसोई में कदम भी नहीं रखती। बस एक बार तेरे लिए बहू लेकर आ जाऊँ, उसके बाद तो रसोई से मेरा छुटकारा ही हो जाएगा। इतना बोलने के बाद मालिनी अचानक से अपनी गहरी सोच से बाहर निकलती है। क्या हुआ माँ, कहाँ सोच में डूब गई हो आप? अब आप अपनी बहू को अंदर नहीं बुलाओगी? मुझे भी यहीं पर खड़ा करके रखा है आपने। हम लोग थक चुके हैं वैसे ही शादी के चलते। अरे मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें गृह प्रवेश करना है। रुको, बहू आ गई है ना, मैं इसका अच्छे से गृह प्रवेश करूंगी। मालिनी ऐसा कहने के बाद एक पूजा की थाली लेकर आती है और अपनी बहू को अच्छे से गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश के बाद मालिनी अपने बेटे और बहू को घर के अंदर बुला लेती है। अब बाहर मत खड़े रहो, अंदर आ जाओ। तुम दोनों बहुत ज्यादा थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो। मालिनी के कहने पर नई बहू और उसका बेटा घर के अंदर आ जाता है। वो दोनों अपने कमरे में कुछ देर आराम करने के लिए जाते हैं, जिसके बाद मालिनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आज पड़ोस की सभी औरतों को घर पर बुला लेती है। थोड़ी ही देर में मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें काव्या और भी ज्यादा थक जाती है। अब तो मुझे और भी ज्यादा थकान हो रही है, बस मन कर रहा है कि आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाऊं, लेकिन अभी तो मेरी पहली रसोई की रस्म भी होनी बाकी है। आज तो पड़ोस की सारी औरतें घर पर आई हुई हैं, अभी अपनी बहू की पहली रसोई की रस्म करवा देती हूँ, सभी को पता चल जाएगा कि मेरी बहू कैसा खाना बनाती है। मालिनी ऐसा कहने के बाद अपनी बहू से पहली रसोई की रस्म के लिए बोलती है। चलो बहू, मैं तुम्हें तुम्हारी रसोई दिखा देती हूँ, वहाँ तुम्हें आज अपनी पहली रसोई की रस्म भी करनी है। ये काम आज निपट जाए तो अच्छा ही हो जाएगा। वैसे भी मोहल्ले की सभी औरतें आई हुई हैं, तुम्हारे हाथों का बढ़िया बढ़िया खाना भी चख लेंगी। मालिनी के ऐसा कहने पर काव्या रसोई में उसके साथ आ जाती है। मालिनी उसे रसोई के बारे में सब कुछ समझा देती है, जिसके बाद वो रसोई से बाहर आ जाती है। लेकिन अब काव्या को रसोई के अंदर बहुत बड़े बड़े बर्तन दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, इतना बड़ा पतीला और इतनी बड़ी कढ़ाई, इतने बड़े बर्तनों में यहाँ खाना बनता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये खाना घर वालों के लिए बनाना है या फिर 2-4 गांव वालों के लिए बनाना है। काव्या को अब समझ नहीं आ रहा था। वो अब बड़े बर्तनों में ही खाना बनाना शुरू कर देती है। जिस तरह बड़े बर्तन दिखने में बड़े थे, उसी तरह उन्हें संभालना भी बहुत मुश्किल था। अब वो बर्तनों में खाना तो बना लेती है और मूंग की दाल का हलवा भी तैयार कर लेती है। सब कुछ बनने के बाद सभी को परोस कर देती है और सब खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे मालिनी बहन, तुम तो बहुत अच्छी बहू लेकर आई, तुम्हारी बहू के हाथों में तो बहुत स्वाद है। देखो कितना स्वादिष्ट खाना बनाया। हमारे घर की बहू के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, कुछ भी नहीं अच्छा बना कर देती, सारा खाना बिगाड़ देती है। हाँ हाँ संगीता भाभी बिल्कुल सही कह रही है मालिनी आंटी, भाभी ने खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है, सच में मजा ही आ गया। ये सुनकर मालिनी भी बहुत खुश होती है कि उसकी बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर दे रही है और उसकी बहू के चलते आज उसका नाम ऊंचा हो गया है। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसी बहू आई है मेरे घर में, तो भगवान आज तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। इस तरह अब रोजाना मालिनी अपनी पड़ोस की सहेलियों को घर पर ले आती और उनके लिए घर पर खाना बनवाती है। मालिनी तुम्हारी बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, एक काम करो आज तो मेरा खाना भी अपने घर पर ही बनवा लो। अरे बहन कैसी बात करती हो, क्यों नहीं, आज का तुम्हारा खाना हमारे घर पर ही बनेगा। बहू सुनती हो क्या, आज अपनी आंटी संतोषी का भी खाना बना लेना घर पर ही, उन्हें भी यहीं पर खाना है तुम्हारे हाथों का स्वादिष्ट खाना। कमरे में बैठी हुई आराम कर रही काव्या जब ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहती है, माँ जी को जरा भी मेरी हालत के बारे में दिखाई नहीं देता। नई नवेली बहू हूँ, मुझे इस तरह परेशान करना अच्छा तो नहीं है। अरे रोजाना ही किसी न किसी को घर पर पकड़ कर ले आती है। रसोई नहीं हो गई, रसोई बावर्ची खाना बन गया। रसोई में इतने बड़े बड़े बर्तनों के अंदर मुझे इतना खाना बनाना पड़ता है, आधे मोहल्ले का। काव्या परेशान थी क्योंकि अब रोज ही उसे आस पड़ोस के लोगों के लिए भी खाना बनाना पड़ रहा था। ऊपर से उसे खाना बनाने के बाद बड़े बड़े बर्तन भी धोने पड़ते थे, जिसे धोने में उसकी बहुत मेहनत लगती थी। हे भगवान, मेरे तो हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं, पूरे हाथ पकड़ने को हो रहे हैं। एक तो इतने बड़े बड़े बावर्ची खाने जैसे बर्तन और ऊपर से रोजाना इतने लोगों के लिए मुझे खाना बनाना पड़ता है। रसोई नहीं हो गई, बावर्ची खाना हो गया है। पता नहीं कब तक मुझे ये बावर्चियों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। काव्या इतने बड़े सारे बर्तन
दो दो कर जब वापस अपने कमरे में जा रही होती है तो रात के समय फूफा जी घर पर आ जाते हैं। अरे मालिनी बहन, कैसी हो? अरे भाई साहब, आप अच्छा हुआ आप आ गए। आप मेरे बेटे की शादी में तो आए नहीं थे। ऐसा भी कौन सा काम पड़ गया था जो नहीं आए थे? क्या बताऊं, अब आपको मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, बस उसी के चलते नहीं आ पाया। लेकिन रिश्तेदारों से सुनने को मिला है कि नई बहू बहुत बढ़िया खाना बनाती है। अरे रिश्तेदारों ने बिल्कुल सही बोला, हमारी बहू तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज की रात आप खाना खाकर देखना, बहुत मजा आएगा आपको। इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाकर। हमारी बहू के हाथों का स्वाद ही इतना अच्छा है। अरे बहू, तुम्हारे फूफा जी आए हैं, पहले तो उनके लिए नाश्ता बना दो और उसके बाद उनके लिए अच्छा सा खाना बना देना। मालिनी ऐसा कहकर आए मेहमान से बात कर रही होती है और इधर बेचारी काव्या सारे बर्तन धोने के बाद दोबारा से खाना बनाने रसोई में आ जाती है। अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा थकी हुई थी। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि मैं इस घर में नौकरानी हूँ या फिर मुझे बावर्ची ही समझ लिया है। मैं कोई बावर्ची नहीं हूँ और ना ही ये रसोई बावर्ची खाना है। मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। आज की रात जैसे तैसे काट लूं बस। काव्या रात को फूफा जी के लिए खाना तैयार करके उन्हें दे देती है। फूफा जी भी खाने की बहुत तारीफ करते हैं। इसी के चलते काव्या को फिर से बड़े बड़े बर्तन धोने पड़ते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, काव्या सवेरे जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और अपना बैग पैक कर लेती है। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? दरअसल माँ जी, मेरी माँ बीमार है। उनकी तबीयत की खैर खबर लेने जा रही हूँ मैं। अगर ज्यादा तबीयत खराब होगी तो कुछ दिन उनके पास ही रुक कर आऊंगी। इतने आप घर संभाल लेना। काव्या इतना कहकर घर से निकल जाती है। उसके जाने के बाद प्रियांशु नाश्ते के लिए अपने कमरे से बाहर आता है। अरे माँ, जरा नाश्ता तो दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। माँ से तो नाश्ता मांगेगा ही, लेकिन बहू से थोड़ी ना कहेगा। बहू तो सुबह होते ही मायके चली गई। अरे माँ, उसके जाने की वजह भी तो आप ही हो। अरे बावर्चियों की तरह उसे इतना खाना बनवाती हो, वो भी इतने बड़े बर्तनों में। अब वो परेशान होकर अपने मायके नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? उसका जाना तो तय ही था। अब आप अपने आप ही संभाल लेना घर की बावर्ची खाने वाली रसोई। ये सुनकर मालिनी हैरान थी। अपनी बहू के जाने के बाद उसे फिर से बावर्ची खाने वाली रसोई को संभालना पड़ रहा था, जिसमें वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। मैं इतने सालों से परेशान हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी बहू के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन ये मेरी ही गलती थी, तो इसे मुझे ही सुधारना होगा। अब मालिनी अपनी रसोई से सभी बड़े बर्तन हटाकर लोगों के हिसाब के अनुसार बर्तन खरीद लाती है, जो बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होते और ना ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिनमें खाना भी आराम से बनाया जा सकता है और उन्हें धोया भी आराम से जा सकता है। और इसी के चलते अब उसने ये भी तय कर लिया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी बाहर से किसी को घर पर नहीं लेकर आएगी। अब बस मुझे अपनी बहू को मनाने के लिए उसके मायके जाना होगा। मालिनी 2 दिन के बाद ही अपनी बहू से माफी मांगने उसके मायके आ जाती है, जहां वो उससे माफी मांगती है। बहू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे और वापस मेरे साथ घर चल। अब तुझे बावर्ची खाने वाली रसोई में बावर्चियों की तरह खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ये मेरा तुझसे वादा है। मैंने तुझे समझा ही नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। अपनी सास के मुंह से ये सुनते ही काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुश हो जाती है। अब वो अपनी सास के साथ वापस अपने ससुराल लौट आई, जहां वो रसोई में नए बर्तन देखती है। वहीं दूसरी तरफ मालिनी अब घर पर मेहमानों को बुलाना बंद कर देती है, जिसके बाद काव्या अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।